कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जो पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और पावर सेक्टर के इक्विपमेंट बनाने का काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जल्द से जल्द इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो 14th ऑफ फरवरी इस कंपनी के आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं। तो उससे पहले इस कंपनी के डिटेल्स हम लोग जानेंगे। अगर कंपनी अच्छा हुआ तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर निवेश करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। कंपनी किस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, कंपनी का एक्चुअल बैलेंस शीट क्या है, फिगर आउट क्या है, कंपनी किस तरीके से मतलब इस आईपीओ को किस कारण की वजह से लेके आ रहा है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का बिजनेस। देखिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज मतलब देखिए इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए जितने सारे इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज की जरूरत होते हैं, बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं। उनमें से भी क्वालिटी पावर भी एक कंपनी है जो इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाते हैं। साथ ही साथ पावर प्लांट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, स्मार्ट ग्रिड के ऊपर काम करते हैं, रेनेबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर, साथ ही साथ फैक्ट एंड मतलब देखा जाए तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। एनर्जी सेगमेंट के बारे में बात करूँ तो आज इतना डिमांडेबल है, फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होगा। साथ ही साथ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर एंड पावर प्लांट के ऊपर। और मज़ेदार बात है, कंपनी मोबिलिटी मतलब रेलवे सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए काम कर रहा है। तो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल चुके हैं, अभी चलो कंपनी के ऊपर बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कंपनी स्टार्ट हुआ था 2001 में, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 24 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं। तो कंपनी का बिजनेस जो है वो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी बता रहे द कंपनी प्रोवाइड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स, जितने सारे हाई वोल्टेज जो पावर ट्रांसमिशन होते हैं उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। एंड सॉल्यूशन फॉर द ग्रिड, जो मतलब कनेक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इसका स्पेशलाइजेशन है इन पावर प्रोडक्ट अक्रॉस जनरेशन के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एंड ऑटोमेशन सेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस ग्रोथ है वो क्लियरली यहाँ पे आपको देखने को मिला है। देखिए कंपनी ये भी बता रहा था, कंपनी मैन्युफैक्चर कैपिटल हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स फॉर हाई वोल्टेज डायरेक्ट मतलब करंट के लिए कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो देखा जाए तो ओवरऑल 210 कस्टमर इसका है, और मतलब अलग अलग जगह अलग अलग कस्टमर बेसिस इसके पास है, और इंक्लूडिंग पावर यूटिलिटीज एंड साथ ही साथ पावर इंडस्ट्रीज एंड रेन्यूएबल एनर्जी, ये तीनों सेक्टर मिलाकर कंपनी के 210 कस्टमर्स देखने को मिला। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी देख सकते हैं, पावर प्रोडक्ट, पावर क्वालिटी सिस्टम, साथ ही साथ कनेक्टिविटी जो मतलब स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ यहाँ पे देख सकते हैं। मैं स्ट्रेंथ के बारे में पहले ही चर्चा किया हूँ, अभी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए कंपनी के ऊपर कुछ भी हो, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स से ही पता चलेगा कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर एसेट के बारे में बात करूँ तो 2022 में 250 करोड़ था, उसके बाद 2023 में 300 करोड़ बने, और 2024 में 360 करोड़ के आसपास बने। चलो अच्छा खासा कंपनी का एसेट ग्रोथ हुआ। देखिए एसेट ग्रोथ होना मतलब कंपनी में ग्रोथ ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जिसका एसेट ही कम हो रहा है तो उसका बिजनेस ही तो खत्म हो रहा है ना। मान के चलिए आज आपका बिजनेस में आपका गाड़ी का बिजनेस है, मतलब गाड़ी भाड़े पे देते हैं। तो आपके पास अगर इस बार मान के चलिए 2 गाड़ियां है, तो नेक्स्ट ईयर में अगर आप फिर से गाड़ी खरीदारी किए तो इसका मतलब आपका एसेट बढ़ रहा है। मान के चलिए 5 साल बाद आपके पास सिर्फ के सिर्फ 3 ही गाड़ियां है, कोई नया गाड़ी आपने खरीदारी नहीं की है, इसका मतलब आपका एसेट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा नहीं। मतलब एक गाड़ी में मान के चलिए आपको हर साल 1 लाख रुपया प्रॉफिट देते थे, तो आपके पास अगर 3 गाड़ियां है तो टोटल 3 लाख मिलेगा। तो 5 साल के बाद भी आपको 3 लाख ही मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा गाड़ी आपने खरीदारी नहीं किया, तो रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए रेवेन्यू भी बढ़े, सेल्स जो है वो भी बढ़े, कि 2022 में 211 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ, 2023 में 273 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, और बाकी 2024 में 330 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। मतलब रेवेन्यू बहुत शानदार हुआ। और प्रॉफिट भी देखिए 40 करोड़ से
39 करोड़, अभी 55 करोड़ के आसपास। मतलब एक रेंज के बेसिस में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। सारे टैक्स पेमेंट करने के बाद इतना प्रॉफिट मेंटेन करना, और वो भी इतने छोटे कंपनी के ऊपर, ये सचमुच एक ठीक-ठाक परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर जो बोरिंग्स है, ये मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा हाइक लगा, क्योंकि कंपनी का पहले 11 करोड़ का बोरिंग्स था, मतलब कर्जा था। अभी वो कर्जा बढ़ के आज 38 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कर्जा जो है वो 3 गुना बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से कर्जे बढ़े, उस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं बढ़ा, क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ दुगना होता तो मैं मान लेता, क्योंकि 270 करोड़ से 330 करोड़ बने, अराउंड 100 करोड़ भी ग्रोथ नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो कर्जा सीधा सीधा 3 गुना बढ़ चुके हैं, 3 से 4 गुना के आसपास बढ़ चुके हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत पॉइंट लगा। कोई बात नहीं, कंपनी इस आईपीओ की कारण, कौन सा कारण में लेके आ रहा है वो देखना जरूरी है। देखिए इस आईपीओ का टोटल मार्केट कैप है 3,200 करोड़। 3,200 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के आरओई एंड आरओसी दोनों ही ठीक ठाक देखने को मिला है, एक एवरेज लेवल के ऊपर है, 15% के ऊपर है, मतलब ठीक ठाक ही कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी में पहले बोल चुका हूँ, थोड़ा सा डिप ज्यादा हुआ। पहले 0.10 के नीचे था, अभी 0.20 है। कोई बात नहीं, 0.50 के नीचे हो तो मुझे डेप्थ ठीक ठाक देखने को मिला है। 0.20 है, मैं इसको जरूर एक्सेप्ट करूंगा। तो मतलब इस कर्जे को एक्सेप्ट करूंगा। तो इतना कर्जा तो बनता ही है, क्योंकि छोटे कंपनी को ग्रोथ करने के लिए उसको कर्जा तो लेना ही होगा। तो 0.20 इसका पर इक्विटी में डेप्थ है। कोई बात नहीं, चलो। कंपनी का अर्निंग पर से 7.69 है, और इसका पी रेशियो 55 है। ये दोनों दोनों चीजों को याद रखना। मैं अभी आपको जो डेटा दिखाऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना हाई वैल्यूएशन का है। तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूँ, कंपेयर करूँ, तो इस सेगमेंट में कौन सा कंपनी है। देखिए क्वालिटी पावर के साथ साथ ट्रांसफॉर्म एंड मतलब अलग अलग जो कंपनी है, ट्रांसफॉर्म बेसिकली रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, साथ ही साथ हिटाची एनर्जी लिमिटेड, साथ ही साथ जीई एंड टीडी लिमिटेड। ये सारे कंपनी के साथ अगर अर्निंग पर शेयर कंपेयर करूँ, तो कंपनीज के अर्निंग पर शेयर कोई खराब भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है। अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो मुझे वैल्यूएशन सस्ता लगा, क्योंकि बाकी कंपनीज के पी रेशियो देखिए, जी एन टी के 240, हिटाची के लिए 308 एंड ट्रांसफार्मर के लिए 250, और क्वालिटी पावर के जो पी रेशियो है वो कितना है, मैं अभी आपको बताया था। एक बार मुझे गेस करके दीजिए। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, कितना 55। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत सस्ता है कंपेयर टू अदर्स कंपनी, कंपेयर टू इसका पेयर कंपनी से। अगर मैं पेयर कंपनी से बात करूँ तो वैल्यूएशन सस्ता है, अगर मैं खुद के पी रेशियो देखूँ तो मुझे हाई लगा। तो प्री आईपीओ के पहले 55 होगा और आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद 32 होगा, मतलब वैल्यूएशन और भी सस्ता हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव डेटा मुझे बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है। देखिए कंपनी बता रहा है कि पेमेंट ऑफ द परचेज, और वो भी देखिए जो कंसिडरेशंस है ऑफ द इक्विपमेंट्स, सॉरी, जो मतलब इक्वेशंस है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसको परचेज करने के लिए, मतलब पेमेंट्स करने के लिए पैसे की जरूरत है। साथ ही साथ फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब पैसा कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, कुछ प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए कंपनी का पैसा जरूरत है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी फंडिंग फॉर द ग्रोथ करने के लिए, और वो भी देखा जाए तो जो मतलब खुद के प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी कंपनी फंडिंग उठा रहा है। तो कितना पैसा कंपनी बिजनेस को निवेश करेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए टोटल कंपनी का आईपीओ लेके आ रहा है कितना, करीबन 858 करोड़। तो 858 करोड़ टोटल फंडिंग लेके आ रहा है, मतलब फंडिंग उठाने वाला है मार्केट से। उनमें से देखिए फ्री फ्रेश इशू कितना है, 225 करोड़, और ऑफर फॉर सेल कितना है, 633, मतलब 30 करोड़ के ऊपर। तो कंपनी अभी बता रहा था कि मुझे कुछ परचेज करना है, फंडिंग बढ़ाना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। तो उनमें से अगर ज़्यादा पैसा कैप फ्रेश इशू में इशू करता, मतलब फ्रेश इशू मतलब कंपनी इस पैसे को बिजनेस के ऊपर ही निवेश करेगा, और ऑफर फॉर सेल मतलब ये पैसा प्रमोटर के जेब में जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था, ये पैसा प्रमोटर के जेब में नहीं, ये पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, और 225 करोड़ प्रमोटर के जेब में जाना चाहिए था। यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, कंपनी कुछ अलग सोच कर ही शायद काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। बाकी कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ता देखने को मिला है, और बाकी इस कंपनी का प्राइस बैंड 400 के रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो आईपीओ ओपनिंग होगा 14 तारीख को, और क्लोजिंग डेट है 18 तारीख को, और कंपनी के ऊपर जो अलॉटमेंट डेट है वो 19 तारीख को है। आईपीओ में आपका डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 20 तारीख को। और याद रखिएगा
कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स के देखा जाए तो कंपनी टेंटेटिव जो लिस्ट डेट है वो 21 तारीख के आसपास देखने को मिला है। तो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी एक चीज़ देखना बाकी है कि कंपनीज़ के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अगर मैं इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखूँ तो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना खास नहीं है। 6% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। अभी जितने सारे आईपीओस आ रहा है वो सारे कंपनीज़ के आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत खराब चल रहा है। क्योंकि अभी मार्केट करेक्शन में है, मार्केट अभी रिकवरी मूड में है, तो उस जगह पे नया आईपीओ आना बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर डिसीज़न लेने वाला हूँ और लास्ट डे के आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही काम करूँगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 के ऊपर चला जाए, तो ही मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूँगा, नहीं तो मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं करूँगा। क्योंकि कितना भी अच्छा कंपनी हो, जब मार्केट करेक्शन में होता है ना, जब फॉरेन इन्वेस्टर खुद माल बेचकर भाग रहा है, तो उस जगह पे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर पैसा लगाने का वो उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।